भारत के सामाजिक इतिहास में जब जब किसी ने अंधकार के विरुद्ध दीपक जलाया है, तब तब एक नाम उजागर हुआ। ज्योतिराव गोविंदराव फूले। वह सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक विचार था। एक ऐसी मसाल जिसने सदियों से जमी जड़ता को चुनौती दी और जिन्हें अछूत कहकर समाज ने ठुकरा दिया, उन्हें इंसान होने का अधिकार दिलाया। जब भारत के गांवों और कस्बों में ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी, तब जन्म के आधार पर मनुष्य की प्रतिष्ठा तय होती थी और स्त्रियों को शिक्षा तो दूर, सम्मान से जीने का भी अधिकार नहीं था। अब एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वह कहता था, हर इंसान बराबर है, ज्ञान पर सबका हक है और ईश्वर का रास्ता केवल सत्य और सेवा से होकर जाता है, न कि जाति और कर्मकांड से। ज्योतिबा फूले ने जीवन भर उन लोगों की लड़ाई लड़ी जो सदियों से चुप थे, जिन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने स्त्रियों के लिए स्कूल खोला, दलितों को पढ़ाया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी, अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक क्रांति की मिसाल जलाई। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तब हर किसी को स्कूल जाने का हक है। जब स्त्रियां और दलित संसद में बोलते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सहजता हमें किसी ने दी है और उन किसी ने सबसे पहले नाम है ज्योतिबा फूले। लेकिन ज्योतिबा की कहानी सिर्फ किताबों में सीमित नहीं है। वह एक ऐसा जीवन है जिसे समझना, महसूस करना और साझा करना जरूरी है। उनका जीवन एक ऐसे बीज की तरह था जो बहुत कठोर जमीन में बोया गया और उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि आज भी उसका फल भारतीय समाज में बराबरी और न्याय के रूप में दिखता है। यह जीवन की घटनाएं जो हैं, ये उस दर्द, संघर्ष, संकल्प और करुणा की यात्रा हैं जिसे ज्योतिबा फूले ने जिया है। यह उन क्षणों की कथा है जब उन्होंने अपने समान से बहिष्कृत होकर भी समाज के लिए लड़ाई लड़ी। यह उनके आंसुओं, विचारों, कार्यों और क्रांति का दस्तावेज है। सन 1827 का वर्ष, महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक छोटा सा गांव कटगुन, वहीं एक निर्धन लेकिन मेहनती परिवार में जन्म हुआ एक बालक का, जो आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण बनेगा। उसका नाम रखा गया ज्योतिराव गोविंदराव फूले। फूले परिवार माली जात से था, एक ऐसी जात जो उस समय भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र कही जाती थी। माली समाज का मुख्य कार्य था बागवानी, फूल उगाना और उन्हें बाजार में बेचना। यह एक श्रमिक जाति थी, लेकिन ब्राह्मणवादी समाज में उन्हें नीच समझा जाता था। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, कुएं का पानी अलग होता था। स्कूल जाना तो दूर की बात थी, उन्हें मनुष्य समझना भी कई लोगों को मंजूर नहीं था। ज्योतिराव के पिता गोविंदराव फूले पुणे में फूलों की दुकान चलाते थे। वो एक सीधे साधे, धर्मभीरू इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने की कोशिश की, लेकिन समाज की दीवारें इतनी ऊंची थी कि बार बार टकराना पड़ता था। बालक ज्योतिराव जब छोटे थे, तभी उन्हें जातिगत भेदभाव की कटुता का सामना करना पड़ा। वो एक स्थानीय पाठशाला में पढ़ने गए, जहां ब्राह्मण शिक्षक उन्हें अलग बैठाते, उनका नाम उपेक्षा से पुकारते और उन्हें बाकी बच्चों के साथ घुलने नहीं देते। एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के की मदद कर दी, तो शिक्षक ने उन्हें अपमानित कर बाहर कर दिया। यह घटना उनके बाल मन में गहरी छाप छोड़ गई। लेकिन ज्योतिराव का स्वभाव जुझारू था। वे चुपचाप अन्याय को स्वीकारने वाले नहीं थे। वे प्रश्न करते थे, अगर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, तो ये ऊंच नीच क्यों है? जब ज्योतिराव लगभग 11-12 वर्ष के हुए, तब उनका जीवन एक निर्णायक मोड़ पर आया। एक स्कॉटिश मिशन स्कूल के शिक्षक ने गोविंदराव फुले को सलाह दी कि वे अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा दिलाएं। शुरू में संकोच था, अंततः गोविंदराव ने अनुमति दी। इस तरह सन 1841 में ज्योतिराव फूले ने अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश लिया। यह निर्णय उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि शूद्र जाति का कोई बच्चा अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करे, यह समाज को स्वीकार नहीं था। उन्हें कई लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। कुछ रिश्तेदारों ने गोविंदराव से संबंध तोड़ लिए, लेकिन ज्योतिराव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूल में पढ़ते पढ़ते उन्होंने दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वो इतिहास, राजनीति, समाज और धर्म के बारे में सोचने लगे। उन्होंने थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी, जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उसमें लिखा था कि मनुष्य का जन्म समान अधिकारों के साथ होता है, न कि दास्तां में। यह वाक्य उनके भीतर जल रही आग को हवा देने जैसा था। उन्होंने सोचना शुरू किया कि भारत में ब्राह्मणवादी ग्रंथों के नाम पर जो अन्याय हो रहा है, वह किसी भी ईश्वर की मंशा नहीं हो सकती। उन्होंने मनुस्मृति और पुराणों की आलोचना करना शुरू किया। जब वे घर लौटते और अपने विचारों को व्यक्त करते, तो घर में तनाव बढ़ता। गोविंदराव धार्मिक थे और बेटे के विद्रोही विचार उन्हें पसंद नहीं आते थे।
और ज्योतिराव अब सवाल पूछने से नहीं डरते थे। अगर ब्राह्मण ही सब पढ़ सकते हैं तो फिर शूद्रों को ईश्वर ने मस्तिष्क क्यों दिया? धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण साफ होता गया। ज्ञान पर अधिकार जन्म से नहीं, कर्म से होना चाहिए। सामाजिक घटनाएं जिन्होंने दृष्टिकोण बदला। उसी दौर में उन्होंने देखा कि कैसे विधवाओं को जलाया जाता था, कैसे बालिकाओं की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, और अगर कोई दलित कुएं से पानी पी ले तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता था। इन सब ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, और फिर उन्होंने संकल्प लिया, मैं उस हर व्यक्ति के लिए लड़ूंगा जिसे इस समाज ने बोलने का हक नहीं दिया है। इस प्रकार एक माली का बेटा जिसने फूलों के बीच जन्म लिया, वो सोचने लगा कि वह समाज में विचारों के फूल कैसे खिला सकता है। बाल्यावस्था के संघर्ष, जातीय अपमान, शिक्षा के लिए किया गया संघर्ष और भीतर उठती इंसानियत की आवाज, यही सब मिलजुल कर ज्योतिबा फुले को उस राह पर ले चले जहां वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रकाश पुंज बन गए। विवाह और वैचारिक जागरण। एक साधारण विवाह, असाधारण संयोग। सन 1840 लगभग 13 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले का विवाह एक बालिका से हुआ जिनका नाम था सावित्री, एक सीधी साधी गांव की लड़की जो घरेलू कामों में कुशल थी। यह विवाह अपने युग के मानकों के अनुसार सामान्य था। अल्पवयस्क विवाह, बिना लड़की की शिक्षा की परवाह किए। पर यह विवाह कुछ वर्षों में ऐसा परिवर्तन लाएगा जो इतिहास में अमिट रहेगा। शुरू में सावित्री को भी समाज की अन्य स्त्रियों की तरह यह बताया गया था कि स्त्रियों को चुप रहना चाहिए, सिर झुकाकर जीना चाहिए और पुरुषों की सेवा में ही जीवन सफल होता है। लेकिन ज्योतिबा ऐसे पति नहीं थे। उन्होंने पत्नी को केवल गृहस्थी का हिस्सा नहीं, अपने सपनों की साझेदार बनाना चाहा। एक दिन जब ज्योतिबा ने सावित्री से पूछा, सावित्री क्या तुम पढ़ना चाहती हो, तो उसने झिझकते हुए सिर झुका लिया। लेकिन ज्योतिबा ने यह निर्णय ले लिया कि वे अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे। हर रात दिन भर की थकी सावित्री जब ज्योतिबा के पास अच्छा सीखने बैठती तो उनका कमरा सिर्फ एक पत्नी का नहीं, एक शिक्षक और शिष्या का बन जाता। उन दिनों यह कल्पना ही असंभव थी कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को शिक्षित करे। पर ज्योतिबा के लिए शिक्षा कोई पुरुष या स्त्री का अधिकार नहीं थी, वह तो मानवता का मूल अधिकार थी। समाज का विरोध और घर की दीवारें भी दुश्मन बन गईं। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि सावित्रीबाई पढ़ती है तो ताने, हंसी, पत्थर सब बरसने लगे। कुछ लोगों ने गोविंदराव से शिकायत की कि उनका बेटा स्त्री को बिगाड़ रहा है। यहाँ तक कि सावित्रीबाई को स्कूल जाते समय रास्ते में गोबर फेंक कर अपमानित किया गया। सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी साड़ी के कोने में एक दूसरा जोड़ा कपड़ा रखने की आदत बना ली ताकि स्कूल पहुंचने के बाद वो अपने गंदे कपड़े बदल सकें और बच्चों को पढ़ा सकें। यह वह दौर था जहां सावित्रीबाई का आत्मबल और ज्योतिबा का समर्थन दोनों मिलकर इतिहास रच रहे थे। इस वैवाहिक यात्रा के साथ साथ ज्योतिबा के भीतर विचारों की आंधी चल रही थी। उन्होंने ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों को पढ़ा और पाया कि यह ग्रंथ जातियों को अलग करने, महिलाओं को अधीन रखने और श्रमिकों को दबाने के औजार बन चुके हैं। उन्होंने कहा, जो धर्म किसी स्त्री को पढ़ने से रोकता है वह धर्म नहीं, एक छल है। उन्होंने ईश्वर को केवल ब्राह्मणों की संपत्ति नहीं माना बल्कि सभी मानवों का अधिकार बताया। उनके विचारों पर थॉमस पेन, रूसी समाजवादी चिंतक और ईसाई मिशनरी शिक्षकों का प्रभाव स्पष्ट था। उनके अनुसार सच्चा धर्म वह है जो समानता, सेवा और सत्य की बात करे। सावित्री अब केवल पत्नी नहीं थी, वह ज्योतिबा के विचारों की साथी बन चुकी थी। उन्होंने न केवल पढ़ना लिखना सीखा बल्कि शिक्षिका बनी और आगे चलकर भारत की पहली महिला अध्यापिका के रूप में इतिहास में दर्ज हुई। यह युगल अब एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा था जो स्कूलों से शुरू होकर समाज के हर कोने तक पहुंचेगा। एक विवाह जो जीवन की सीमाओं को तोड़कर आंदोलन की नींव बन गया। एक स्त्री जो शिक्षा के दीपक की पहली लौ बनी और एक पुरुष जो पितृसत्ता के बीच खड़ा होकर कह सका, मेरी पत्नी मेरी बराबरी की साथी है। ज्योतिबा फुले को यह गहराई से समझ आ चुका था कि समाज को बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा। उनके अनुसार जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो परतंत्र है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो या वो कितना भी धार्मिक क्यों ना हो। परंतु उस समय शिक्षा केवल एक विशेष वर्ग, उच्च जाति के पुरुषों के लिए ही थी। महिलाएं और सूद वंचित जातियां स्कूल नहीं जा सकती थी और अगर कोई प्रयास करता तो समाज उसका बहिष्कार कर देता। इसी व्यवस्था को तोड़ने का संकल्प लिया ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने। सन 1848 पुणे का विदेवाड़ा
यहीं स्थापित हुआ भारत का पहला बालिका विद्यालय, जिसकी शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। यह विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह एक आंदोलन था, एक चुनौती थी उस समाज के लिए जो कहता था कि स्त्री का काम चूल्हा चौका है, पढ़ाई नहीं। ज्योतिबा फुले ने कहा कि एक स्त्री जब शिक्षित होती है, तब एक पूरा परिवार शिक्षित होता है और एक शिक्षित स्त्री अपने बच्चों के भविष्य को रोशन करती है। बालिका विद्यालय का रास्ता आसान नहीं था। सावित्रीबाई को हर दिन तानों, पत्थरों और गालियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें पापिन, धर्म भ्रष्ट करने वाली और गद्दार कहा जाता था। लोग कहते हैं कि स्त्री पढ़ेगी तो कुल का नाश हो जाएगा, परंतु सावित्रीबाई अडिग रही। उन्होंने शिक्षा को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया। जब समाज ने उन्हें तिरस्कार दिया, तब उन्होंने उस तिरस्कार को अपनी शक्ति बना लिया। दलितों के लिए विद्यालय शिक्षा सबके लिए। ज्योतिबा ने केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि शूद्र और अति शूद्र बच्चों के लिए भी विद्यालय खोले। उनका नारा था, शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति या लिंग का क्यों ना हो। उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया जिन्हें समाज ने अछूत कहकर दरकिनार कर दिया था। उन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व वाले शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी हस्तक्षेप कर दिया। सावित्रीबाई केवल एक अध्यापिका नहीं थी बल्कि एक सामाजिक योद्धा थी। वह छात्राओं को स्वच्छता, आत्मसम्मान और आत्मरक्षा भी सिखाती थी। उन्होंने नारी जाति को बताया कि वे केवल दूसरों की दया के पात्र नहीं बल्कि परिवर्तन की वाहक बन सकती हैं। उन्होंने लिखना शुरू किया, कविताएं, निबंध और वक्तव्य। उनका पहला काव्य संग्रह था काव्य फूले, जिसमें उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात की। शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रिश्ता। ज्योतिबा मानते थे कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने स्त्रियों और दलितों के लिए कुटीर उद्योग, हस्तकला और स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किए। उनका लक्ष्य था कि जब तक पेट खाली रहेगा तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं, और जब तक आत्मनिर्भरता नहीं होगी तब तक आत्मसम्मान नहीं आएगा। सामाजिक सुधार का विस्तार ग्रंथों और विचारों से। इस दौर में ज्योतिबा फुले ने कई लेख लिखे, पुस्तिकाएं लिखी, जैसे तृतीय रत्न नाटक, जिसमें शिक्षा और धार्मिक अंधविश्वास पर प्रहार है। ब्राह्मण वांचे कसब, ब्राह्मणों के धर्म के ठेकेदार पर व्यंग। गुलामगिरी उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, जिसमें भारतीय जात प्रथा की तुलना अमेरिका के दास प्रथा से की गई है। जो लोग दूसरों को अज्ञान में रखकर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं, वो समाज के शत्रु हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था। फूले का शिक्षा दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ज्योतिबा फूले का शिक्षा दर्शन केवल उस युग के लिए नहीं था बल्कि आज के भारत के लिए भी एक मिसाल है। उन्होंने शिक्षा को केवल स्कूल का पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसके लिए शिक्षा का अर्थ था आत्मबोध, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और मुक्त सोच। उनका विश्वास था, यदि हम समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति तक शिक्षा नहीं पहुंचा पाए तो हमारी प्रगति अधूरी रहेगी। एक शिक्षक जिसने शिक्षा को जाति और लिंग की सीमाओं से मुक्त किया, एक शिक्षिका जिसने समाज के तानों को सहकर भी हर बच्ची को कलम पकड़ना सिखाया, और एक दंपति जिन्होंने मिलकर शिक्षा को क्रांति का शस्त्र बना दिया। ज्योतिबा फुले परसों से जात, लिंग और धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय को देख रहे थे और सहन कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि समाज को बदलने के लिए केवल शिक्षा या लेखन पर्याप्त नहीं है, अब एक संगठित जन आंदोलन की आवश्यकता है। उन्हें यह स्पष्ट हो चुका था कि ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथ, पुरोहित परंपरा और वर्ण व्यवस्था ही भारतीय समाज में भेदभाव की जड़ें हैं। उन्हें तोड़ना होगा, पर हथियारों से नहीं बल्कि सत्य, तर्क और संगठन की शक्ति से। सन 1873 में पुणे में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका अर्थ था सत्य की खोज करने वाला समाज। यह समाज उन सभी लोगों के लिए था जो जातिगत शोषण से पीड़ित थे, जो ब्राह्मणों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर से जुड़ना चाहते थे, जो स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करते थे और जो मानव को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। सत्य शोधक समाज के उद्देश्य था जाति व्यवस्था का खंडन करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कृत्रिम बंधन है। मनुष्य केवल मनुष्य होता है। धार्मिक पाखंड का विरोध करना, यज्ञ, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा और कर्मकांड की आलोचना की गई। ईश्वर तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। श्रमिक वर्ग का सम्मान, किसानों, मजदूरों और दस्तकारों को समाज का आधार माना जाए, उन्हें शिक्षित और संगठित किया जाए। स्त्री अधिकारों की रक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध, स्त्रियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की प्रेरित किया गया। सस्ती और निःशुल्क शिक्षा का प्रसार किया गया। अस्पृश्यों के लिए पाठशालाएं बनी, सार्वजनिक पुस्तकालय और चर्चा केंद्र बने।
सत्यशोधक समाज के गठन ने उच्च जातीय समूह में भय और क्रोध दोनों फैला दिए। ब्राह्मण समुदाय ने फूले को धर्मद्रोही, विधर्मी और विदेशी विचारों से भ्रष्ट कहकर बहिष्कृत कर दिया। पुणे में कई जगह उनके पोस्टर जलाए गए, उनके घर पर पत्थर फेंके गए, उनके स्कूलों को बंद करवाने की कोशिश की। लेकिन ज्योतिबा का उत्तर सीधा था, मैं ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करता, मैं केवल मनुष्य की स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ। फूले ने देखा कि समाज में विवाह भी ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। सत्यशोधक समाज ने अपने स्वयं के विवाह समारोह शुरू किए। इसमें कोई पुरोहित नहीं होता था, कोई यज्ञ या मंत्र नहीं होता था, केवल सत्य, प्रेम और समानता की शपथ। इसमें कहा गया कि सत्यशोधक विवाह है, ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। सत्यशोधक समाज के हर सदस्य को यह शपथ दिलाई जाती थी, मैं मनुष्यता का धर्म मानता हूँ, मैं सभी जातियों को समान समझता हूँ, मैं नारी को पुरुष के समकक्ष समझता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा, मैं ज्ञान और तर्क के मार्ग पर चलूंगा। सन 1873 में ही ज्योतिबा फुले ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज में जाति आधारित गुलामी की तुलना अमेरिका के नस्लीय गुलामों से की। उन्होंने लिखा, यह देश बाहरी आक्रांताओं से उतना नहीं टूटा जितना भीतर के ब्राह्मणों ने इसे तोड़ा। गुलामगिरी उस समय के ब्राह्मण शाही के लिए आपकी लकीर थी, लेकिन पीड़ितों के लिए एक नई सुबह की दस्तक थी। फूले को इन कार्यों के कारण अनेक बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्हें सामाजिक बहिष्कार मिला, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा, लेकिन वे रुके नहीं। उनकी पत्नी सावित्रीबाई और सत्यशोधक समाज के अन्य कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहे। यह वह समय था जब एक आदमी ने न केवल सवाल उठाए बल्कि विकल्प दिए। जहां धर्म के नाम पर शोषण था, वहां उन्होंने सत्य की मशाल जलाई। जहां जाति के नाम पर गुलामी थी, वहां उन्होंने गुलामगिरी की बेड़ियां तोड़ने का मार्ग दिखाया। ज्योतिबा फुले के लिए स्त्रियां केवल करुणा की पात्र नहीं थी, वे समान अधिकारों की अधिकारी थी। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में स्त्री को हर स्तर पर अपमानित किया जाता है, जन्म से पहले ही अवांछित, बाल्यावस्था में विवाह, किशोरावस्था में विधवा, फिर जीवन भर अपमान, तिरस्कार और अकेलापन। और अगर कोई विधवा गर्भवती हो जाए तो या तो उसे मार दिया जाता था या बच्चा पैदा होते ही फेंक दिया जाता था। स्त्री जीवन की त्रासदी को देखकर कांप उठे फूले। एक दिन फूले को सड़क किनारे एक नवजात बच्ची का शव पड़ा मिला, जो एक विधवा माँ द्वारा समाज के डर से मार दी गई थी। यह दृश्य उनकी आत्मा को झकझोर गया। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं उस हर माँ के साथ खड़ा रहूंगा जिसे यह समाज माँ बनने का अधिकार नहीं देता है। सन 1854 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने मिलकर भारत का पहला अनाथालय ऑर्फनेज खोला, जहां विधवा स्त्रियों और अपने बच्चों को समाज के डर के बिना जन्म दे सके। यह केवल एक संस्था नहीं थी, यह एक मानवता की रक्षा का दुर्ग था। फूले उन पहले भारतीयों में थे जिन्होंने विधवा कोई अपराधिनी नहीं, उसे प्यार, परिवार और जीवन का अधिकार है कहा। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को नैतिक और आवश्यक बताया। उन्हें ऐसे कई जोड़ों का विवाह करवाया और सत्यशोधक समाज ने ब्राह्मणों के बिना ही विवाह समारोह आयोजित की। परिणाम स्वरूप उन्हें गालियां, धमकियां और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। यहाँ तक कि पुणे के कुछ मंदिरों में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। पर फूले अडिग थे। उन्होंने समाज से पूछा, अगर विधवा के पुनर्विवाह से समाज को खतरा है तो समाज को ही बदलने की जरूरत है। महिला अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने कई मोर्चों पर स्त्रियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। महिलाओं के लिए पाठशालाएं, जहां स्त्रियां पढ़ लिख सकें, आत्मनिर्भर बन सके। स्वास्थ्य शिक्षा, माहवारी, प्रसव और स्त्री स्वास्थ्य से जुड़ी बातें सिखाई गईं। दाइयों को प्रशिक्षित किया गया। न्याय दिलाने का प्रयास, उन्होंने उन स्त्रियों के लिए भी कानून सहायता की व्यवस्था की जो यौन शोषण और उत्पीड़न का शिकार थी। सावित्रीबाई संघर्ष की मिसाल थी। खुद सावित्रीबाई फुले ने कई विधवा स्त्रियों को आश्रय दिया। वे अपने विद्यालय में उन्हें शिष्टाचार, सिलाई, बुनाई और पढ़ाई सिखाती थी। ज्योतिबा फुले ने स्पष्ट शब्दों में कहा, स्त्री को देवी कहकर पूजा करना छल है अगर तुम उसे पढ़ने, बोलने और जीने का अधिकार नहीं देते। उन्होंने धार्मिक पाखंड पर प्रहार करते हुए बताया कि वही धर्म जो सीता को अग्नि परीक्षा में झोंकता है, द्रौपदी का चीरहरण सहता है, वह धर्म नहीं अत्याचार है। सत्यशोधक समाज ने कई महिला कार्यकर्ताएं तैयार किए। फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानाडे थी। फुले मानती थी कि समाज को बदलना है तो सबसे पहले नारी को मुक्त करना होगा, उसकी शिक्षा से, उसकी आत्मनिर्भरता से, उसके अधिकारों की रक्षा से। और यह कार्य केवल भाषणों से नहीं, आचरण से होगा। यह वह युग था जब एक व्यक्ति ने विधवाओं की चिता से जीवन की लौ जलाई, जब एक स्त्री ने समाज के पत्थरों को पीछे छोड़कर ज्ञान की मशाल उठाई।
और जब सत्यशोधक समाज एक सच्चे जनतंत्र का बीज बनकर पनपने लगा। ज्योतिबा फूले का दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन को लेकर बहुत स्पष्ट और तर्कसंगत था। वह न अंतर्विरोधी थे, न अंध समर्थक। उनका मानना था, ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी देन है कानून और न्याय की अवधारणा। अगर यह भारत के शूद्रों, अछूतों और स्त्रियों को बराबरी देता है, तो यह शोषणकारी हिंदू ब्राह्मणवाद से कहीं बेहतर है। लेकिन जब भी अंग्रेजी नीति किसानों, गरीबों या मजदूरों के खिलाफ जाती, वे उसकी तीव्र आलोचना करते। 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में किसान बेहद बदहाल स्थिति में थे। जमींदार और कर प्रणाली ने उनकी कमर तोड़ दी थी। साहूकार सूदखोरी से उनका खून चूस रहे थे। सूखा, अकाल और बेलगाम कर वसूली से हजारों किसानें आत्महत्या कर रहे थे। फूले ने इस त्रासदी को देखा और कहा, इस देश का अन्नदाता भूखा है। अगर किसान रोता है तो पूरा समाज रो रहा है। वह सुन नहीं पा रहा है। फूले ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। उन्हें ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर किसानों की व्यथा सुनाई और मांग की लगान कम किया जाए, सूदखोरी पर रोक लगे, कृषि उपकरणों की सुलभता बढ़े। सत्यशोधक समाज के माध्यम से किसानों को संगठित किया गया, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी दी गई, सामूहिक रूप से आवाज उठाने की प्रेरणा दी गई। उन्होंने साफ कहा कि जब तक किसान शिक्षित नहीं होगा, वह केवल शासन का उपकरण बना रहेगा। सन 1876 में ज्योतिबा फूले को पुणे नगर पालिका परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। यह उनके सामाजिक जीवन की एक बड़ी मान्यता थी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई जनहित कार्य किए। स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, सफाई कर्मियों की दुर्दशा सुधारने के लिए नियम बनाए, शहर में सार्वजनिक शौचालय, नल और जल आपूर्ति पर जोर दिया। पानी के हक का आंदोलन, फूले ने सार्वजनिक जल स्रोत सभी के लिए यह प्रस्ताव पास करवाया। नगर पुस्तकालयों की स्थापना में सहयोग दिया। शिक्षा बजट में गरीबों के लिए अलग निधि की वकालत की। राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया। फूले राजनीति को सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सच्चे सामाजिक परिवर्तन का मंच मानते थे। उन्होंने कहा, अगर राजनीति न्याय और समानता का कार्य नहीं करती, तो वह शोषण का नया रूप बन जाती है। फूलों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। दलित, बहुजन, किसान, मजदूर सभी उन्हें अपने नेता मानने लगे। लोग उन्हें सम्मानपूर्वक कुलवाड़ी भूषण, कृषकों का गौरव और शूद्रों का सम्राट कहकर पुकारने लगे। फूले के सतत प्रयासों से कई सुधार लागू हुए। पुणे नगर पालिका में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ी। कई स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह की सामाजिक स्वीकृति मिली। दलितों के लिए कुछ सरकारी स्कूल खोले गए। सावित्रीबाई उनकी अंतिम सांस तक संगनी रही। इन कठिन दिनों में सावित्रीबाई फूले उनका सबसे बड़ा सहारा थी। वह उनके लेखों की प्रतिलिपि तैयार करती, गांव-गांव जाकर सत्यशोधक समाज का विस्तार करती, गरीब, दलितों, विधवाओं की सेवा में लगी रहती। सावित्रीबाई फूले के विचारों की संजीवनी थी। जहां फूले सोचते थे, वहां सावित्री उसे साकार करती थी। उनका यह संबंध केवल दाम्पत्य नहीं था, यह दो क्रांतिकारियों की युति थी, दो दीपों की लौ थी। 1880 के दशक में ज्योतिबा फूले की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। लगातार लेखन, यात्राएं, जनसभाएं और सामाजिक बहिष्कार ने उनके शरीर को थका दिया। फिर भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने बीमारी में भी किसानों को पत्र लिखे, सत्यशोधक समाज की बैठकें ली और युवाओं का प्रशिक्षण दिया। नवंबर 1890 में ज्योतिबा फूले का देहांत हो गया। उनका निधन केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह समता, न्याय और शिक्षा के एक प्रकाश स्तंभ का बुझ जाना था। पुणे के हजारों दलित स्त्रियां, किसान और सत्यशोधक कार्यकर्ता रो पड़े। उन्होंने उन्हें जननायक, सत्यशोधक गुरु और शोषितों का मसीहा कहकर विदाई दी। दोस्तों, कैसे लगी ज्योतिबा फूले की जीवन वृत्ति? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।